तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू पीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज जो यूनिट 9 के ऊपर चल रही है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या आईसीटी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम लोग साइबर सिक्योरिटी पे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने एक पार्ट को कवर किया। एक पार्ट में हम लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश की, कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम में आती है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में आती है, कैसे हम लोग बच सकते हैं, कौन कौन से एंटीवायरस है, कौन कौन से पहला वायरस है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क के लिए दिया था कि क्या था, मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट लॉक्स फाइल ऑन अ कंप्यूटर एंड डिमांड्स रैंसम फॉर द यूजर्स टू अनलॉक दोस फाइल्स। उनको क्या बोला जाता है? एक तरीके पेट्रा रैंसमवेयर बोला जाता है। ठीक है, तो जो रैंसमवेयर है, एक तरीके से क्या होता है, रैंसम का मतलब समझते हो कि एक तरीके का अमाउंट, कि कोई भी अगर एक तरीके से कोई हैकर है, अगर हैकर ने आपकी कोई भी चीज को, प्रोफाइल को या डाटा को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, या डाटा को मतलब एक तरीके से उसने छीन लिया है या स्टोल कर लिया है, वही डाटा को आपको वापस देने के लिए वो क्या करेगा, एक रैंसम मनी का क्या करेगा, डिमांड करेगा। ठीक है, तो उधर से आपका एक जो वर्ड है वो निकल के आया रैंसमवेयर, कि कोई भी ऐसा डाटा जो कि कोई हैकर या कोई भी ऐसा मतलब बोल सकते हो कि यूजर, मैलिशियस यूजर ने अगर आपका डाटा को क्या कर लिया है, थेफ्ट कर लिया है, डाटा की चोरी कर लिया, और उसी डाटा की चोरी को आपको वापस देने के लिए क्या कर रहा है, एक तरीके से डिमांड कर रहा है, किस चीज की, मनी की। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसमवेयर बोला जाता है। तो उस तरीके का जो बोल सकता है उसको क्या बोला जाता है, पेट या रैंसमवेयर माना जाता है। ठीक है, अब देखो बेसिक अंतर समझ लो कि रैंसमवेयर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, मालवेयर का मतलब समझ में आता है कि एक जो मालवेयर है वो क्या है हमारा, ये अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, जो भी बोल सकते हो कि एक्टिविटीज, जो भी बोल सकते हैं क्राइम से रिलेटेड या साइबर से रिलेटेड या नेट से रिलेटेड जो चीजें होती है वो किसके कारण होती है, मालवेयर के कारण होती है। अब वो मालवेयर में हम लोग बात करें तो मालवेयर में हम मेन तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक क्या है हमारे, वायरसेस। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, वॉर्म्स, और तीसरे कौन से होते हैं, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, अभी जो हम रैंसमवेयर की बात की तो रैंसमवेयर का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, कि कोई भी ऐसा मतलब डाटा अगर उसका किसी ने चोरी कर लिया, या उसको किसी ने बोल सकते हैं कि कैप्चर कर लिया, उसी चीज को छोड़ने के लिए, उस डाटा को मतलब बोल सकते हैं कि आपको वापस लौटाने के लिए एक तरीके का पैसा जो डिमांड किया जाता है, उस चीज की एक्टिविटी को हम किस नाम से जानते हैं, उस मैलिशियस एक्टिविटी को हम रैंसमवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेट्रा रैंसमवेयर के नाम से आप लोग जान सकते हो। ठीक है, तो जैसे बोल सकते हैं किडनैप करना, किसी भी इंसान को अगर किडनैप कर लिया जाता है, छोटे बच्चे को कर लिया जाता है, तो उस बच्चे को लौटाने के लिए एक तरीके से पैसे की डिमांड की जाती है ना, तो वही उसी तरीके से समझ लो रैंसमवेयर होता है। ठीक है, अब मेन चीज आती है, हम वायरस पढ़ते आ रहे हैं बहुत बहुत टाइम से। ये वायरस होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं हमारे वायरस, कोई बताएगा तीनों में डिफरेंस? मेन डिफरेंस हम लोग ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ रहे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ऊपर ऊपर से ही कोई एक मतलब बेसिक डिफरेंस बता सकते हो तीनों से रिलेटेड? वायरस क्या करता है, वॉर्म्स क्या करते हैं? देखो बेसिक सी चीजें समझ लो यहाँ पे, कि अगर वायरसेस की बात आती है, जब कंप्यूटर वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो वायरस है वो एक तरीके का क्या है, मैलिशियस कोड है, या क्या है, दूसरे तरीके का प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, एक मैलिशियस कंप्यूटर कोड है या कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाता है। किसके साथ अटैच हो जाता है, एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद जब वो कंप्यूटर में जाएगा उस एप्लीकेशन के साथ में, तो जो कंप्यूटर में जो भी डाटा है, वो पूरा का पूरा डाटा उस एप्लीकेशन के मतलब वायरस के कारण क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है। कि एक वो जो चीज है, ये जो वायरस है, वो किससे चिपक के आता है, एक एप्लीकेशन के साथ आता है, या एप्लीकेशन में अटैच हो जाता है। और एप्लीकेशन में अटैच होने के बाद वही चीज जब आपने बोल सकते हैं कि आपके प्रोफाइल में खोलते हो, या एक तरीके से पूरा का पूरा जो आपका पीसी है उसमें आपने खोला, या मोबाइल में खोला, तो जो मोबाइल का पूरा डाटा है ना, वो पूरा का पूरा डाटा कैसा हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई भी करता है। हमने देखा है, जैसे कि हमारे अंदर के वायरस, जैसे कोरोना वायरस की बात करते हो, तो वो हम शरीर में जाने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। वैसे ही ये जो वायरस है वो अंदर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम या डाटा में अंदर जाने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई होने के कारण पूरा का पूरा जो डाटा है सिस्टम का, वो सिस्टम का डाटा क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई, वायरस का मतलब समझ में आ गया। तो वायरस जो है वो किसी भी एप्लीकेशन के साथ अटैच होकर आता है। तो हमने देखा था ना कि अननोन सोर्स से हम लोगों को क्या करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना है।
ठीक है, अननोन सोर्स से अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो उस एप्लीकेशन के साथ में हो सकता है बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं अटैच होके आए, और जब उसी चीज को आप अपने सिस्टम में खोलोगे, कुछ भी हो सकता है, पीसी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, तो मोबाइल का पूरा डाटा क्या हो जाएगा, आपका करप्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो वॉर्म्स रहती है वो वॉर्म्स क्या होते हैं, तो वॉर्म्स भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैलिशियस कोड और हम बोल सकते हैं प्रोग्राम रहता है, पर ये क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं होता। ये बेसिक हो सकता है कि इस तरीके के कोड हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, और अगर वो कंप्यूटर में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर की रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कंप्यूटर की रिसोर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के कारण क्या होगा, जो हमारा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, हमने देखा है ना बहुत सी बार के कंप्यूटर स्लो चलने लगता है, या मोबाइल हैंग करने लगता है, या मोबाइल एकदम से आप लोग बैक करते हो तो बैक का बटन बहुत देर बाद काम करता है। एक तरीके से उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो वो स्लो किस कारण होती है, वॉर्म्स के कारण होती है। किसी भी पीसी में अगर कोई मतलब बोल सकते कंप्यूटर वॉर्म आ जाते हैं, तो वॉर्म्स भी एक तरीके से मैलिशियस कोड ही है, प्रोग्राम है, पर वो एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं होते, ना ही बोल सकते कि हमारे डाटा को करप्ट करते हैं, पर ये है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर में रिसोर्सेज है उसका एक ही टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, और उसी चीज का रिसोर्सेज का, कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। वॉर्म्स का मतलब समझ में आया? अब ये ट्रोजन हॉर्स क्या है, नाम ही से क्लियर है, आप लोगों ने ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी सुनी होगी। ये कहाँ की मैथोलॉजी में हम लोगों को देखने को मिलती है, ग्रीक मैथोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ग्रीक्स जो लोग हैं वो इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करते थे, या इस तरीके की चीज का इस्तेमाल करते थे। पहले क्या होता था, जो वॉर वगैरह लड़ी जाती थी ना, तो उस वॉर में एक तरीके से बोल सकते हो कि वो एक हॉर्स बनाते थे। हॉर्स मतलब जानते हो ना, घोड़ा, किस तरीके का, लकड़ी का घोड़ा। ठीक है, और लकड़ी का घोड़ा कैसा रहता था, अंदर से खोखला रहता था, और उस अंदर खोखले मतलब घोड़े में क्या रहते थे, जो सैनिक है वो छुप के बैठे रहते थे। ठीक है, तो वो एक तरीके का पुतला रहता था। तो कोई भी इंसान अगर उस मतलब जैसे भी कोई वॉर चल रही है और किसी सिटी में उनको स्पाई करना है, या बोल सकते हैं कि एक तरीके से नजर रखनी है, तो वो सिटी के बीच में वो क्या करते थे, एक ट्रोजन हॉर्स लगा देते थे। ठीक है, एक मतलब बोल सकते खोखला हमारा घोड़ा जो कि लकड़ी का बना रहता है, अंदर स्पेस रहती है। तो कोई भी जो बोल सकते हैं 4 से 5 इंसान उस हॉर्स या ट्रोजन हॉर्स के अंदर क्या हो सकता है, आराम से फिट हो सकते हैं। तो वो लोग जब रात होती थी तो उसको पूरा का पूरा हटाकर वो 5 लोग क्या करते थे, सिटी में पूरा का पूरा मतलब अगर उनको जीतना है या मतलब पता करना है या लोगों को मारना है, तो उस तरीके से वो घर में मतलब घुस के उसको खत्म कर देते थे। ठीक है, तो ये ग्रीक मैथोलॉजी में हमको ट्रोजन हॉर्स के बारे में पता चलता है। तो एक तरीके का बोल सकते हैं खुफिया चीज। ठीक है, तो जो ट्रोजन हॉर्स है वो भी एक तरीके का क्या है, हमारा बोल सकते हैं हिडन कोड रहता है। क्या रहता है, एक तरीके का हिडन कोड रहता है, जो कि क्या करता है, हमारे हिडन कोड हमारी जो ऑस्पिशियस या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है उसको लीक करता है। ठीक है, कैसे कर सकता है, जैसे मान के चलो कि कोई मतलब एक ऐप है, ठीक है, जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक का आपने ऐप डाउनलोड किया, ऐप आते हैं ना, उस फेसबुक के ऐप में आप जब लॉग इन करोगे तो यहाँ लॉग इन रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा हमारा, मतलब लॉग इन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इस ऐप में या इस डिवाइस, इस सिस्टम में आपका ट्रोजन हॉर्स क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, अगर कोई भी ऐप है या एक तरीके से बोल सकते हो कि हमारी फाइल है, उस फाइल में अगर ट्रोजन हॉर्स क्या है, अटैच्ड है, तो वो क्या करेगा, जो भी आप चीज टाइप करोगे, जो भी आप यहाँ पे की लिखोगे ना, ठीक है, जो की लॉगर्स रहते हैं, जो एक तरीके से टाइप करोगे, वो टाइप करी हुई चीजों को क्या कर देगा, वो लीक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो भी यूजर नेम और पासवर्ड करा, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड किसके पास चला जाएगा, हैकर्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो जो आपके ट्रोजन हॉर्स रहते हैं वो एक तरीके के हिडन कोड्स रहते हैं, जो कि किसी भी एप्लीकेशन में अटैच रहते हैं, और वो एप्लीकेशन में जब अटैच होंगे तो जब आप उस एप्लीकेशन को खोलोगे और जो भी डाटा उसमें आप लिखोगे या कंज्यूम करोगे, या एक तरीके से वो रिकॉर्ड कर लेता है, और वही की वही चीज को वो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, हैकर्स को या मैलिशियस यूजर्स को ट्रांसफर कर देता है। समझ में आ गया, ये बेसिक चीज है। तो ये 3 चीज हम लोग ज्यादातर यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हैं कि 3 तरीके के साइबर अटैक्स हो जा सकते हैं। तो वो हो सकते हैं या तो वायरस की फॉर्म में रहेंगे, बहुत सारे कंप्यूटर वायरसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वायरस जो है वो एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाता है, और एप्लीकेशन के साथ अटैच होने के बाद क्या होता है, वो कंप्यूटर में जब जाता है तो पूरे के पूरे डाटा को क्या कर देगा, वो खराब कर देगा या करप्ट कर देगा। वॉर्म्स की बात करो तो वॉर्म्स भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि मिलिशियस कोड रहते हैं, जो कि कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं आते, कभी ट्रांसफर करते हो तो उस तरीके से बोल सकते हैं कि वो ट्रांसफर हो सकते हैं। और जब वो कंप्यूटर में आते हैं तो जो कंप्यूटर की रिसोर्सेज रहती हैं, उन रिसोर्सेज को एक ही टाइम पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसके कारण प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है।
और जो ट्रोजन हॉर्स रहते हैं वो भी एक तरीके के मेलिशियस कोड रहते हैं, पर वो कैसे रहते हैं? हिडन रहते हैं, ठीक है, वो किसी को दिखते नहीं है। और वो हिडन जब कोड किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी फाइल के साथ अटैच होते हैं, तो उस एप्लीकेशन में जो भी चीज आप टाइप कर रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। और रिकॉर्ड होने के बाद वो क्या होगी? जो भी उसका सर्वर है या हैकर है या मेलिशियस यूजर जो उससे जुड़ा हुआ है, उसके पास पूरी की पूरी क्या चली जाएगी? इंफॉर्मेशन चली जाएगी। बेसिक चीज समझ में आ गई? तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वही चीज है। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंप्यूटर वायरस? तो इनमें से कौन सा मेजर कंप्यूटर वायरस है? ठीक है, पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। सी ब्रेन भी एक तरीके का वायरस है, आई लव यू भी है, जेरूसलम भी है। तो ये सारे के सारे हमने पढ़े हैं। पहले के टाइम पे बोल सकते 2000 के आसपास हमको ये वायरस देखने को मिले थे। तो इस तरीके के जो वायरस रहते हैं हमारे, वो क्या है हमारे? ये कंप्यूटर वायरस है, इनको याद रखना। अब कोई बताएगा कि ये आए किस ईयर में थे, किस किस ईयर में ये बोल सकते फाइंड आउट हुए थे? सबसे पहले हमने वायरस का देखा था इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा है हमारा? क्रीपर, जो कि यूएस में बोल सकते बना था। ये बाकी के सी ब्रेन किस ईयर में हमको देखने को मिला था, बताओ? ठीक है, तो आंसर तो आप लोगों ने बता दिया। ईयर भी बताओ सभी। एक भी नहीं पता? तो देखो, सबसे पहले अगर सी ब्रेन की बात करें तो ये किस ईयर में हमको देखने को मिला था? 1986 में। ठीक है, आई लव यू की बात करें तो ये किस ईयर में हमको देखने को मिला था? 2000 में। और जेरूसलम जो वायरस है वो कब देखने को मिला हमको? 1987 के टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे हम लोगों को ये वायरस देखने को मिले थे। और अभी के टाइम पे देखोगे तो इनका वर्जन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जेरूसलम में थोड़े दिन पहले, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उसका जो वर्जन था वो अपडेटेड वर्जन था। ठीक है, सीरीज 3 के नाम से जो आया था, अभी मैं बताऊंगा। तो यही बोल सकते हैं कि नाम तो यही है, बस उनके क्या होते रहते हैं, एक तरीके से वो अपग्रेड होते रहते हैं, या नई नई जो मेलिशियस कोड है वो उसमें ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस दैट अटैच इटसेल्फ टू द अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड? उनको क्या बोला जाता है? अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी देखा था हम लोगों ने ट्रोजन हॉर्स के बारे में, तो वो अटैच तो हो जाते हैं। अटैच होने के बाद में एक तरीके के कैसे कोड्स रहते हैं? ये हिडन कोड रहते हैं, और जो कि आपकी इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहते हैं, उसको क्या कर देते हैं? लीक कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज इथिकल हैकर्स? तो इथिकल हैकर्स इनमें से किसको बोला जाता है? ब्लैक हैक हैकर्स, ब्लू हैट, ग्रे हैट, व्हाइट हैट, इनको बोला जाता है? ठीक है, तो क्या बोला जाता है? जो व्हाइट हैट हैकर्स रहते हैं, मैंने बताया था आपको, ब्लैक हेड हैकर्स और व्हाइट हेड हैकर्स में मतलब दोनों में डिफरेंस। तो जो ब्लैक हेड हैकर्स रहते हैं वो जो भी काम हैकिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? खुद के बेनिफिट के लिए करते हैं, और एक तरीके से क्या होते हैं? अनएथिकल रहते हैं। मतलब कि वो खुद के फायदे के लिए लोगों का जो डाटा है उसको चुराते हैं, उसको हैक करते हैं। फिर वहीं पे अगर मैं व्हाइट हैक हैकर्स की बात करूं तो ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इथिकल हैकर्स रहते हैं। क्यों नाम इथिकल हैकर्स कैसे माने जाते हैं? इनको क्या अलग से लाइसेंस मिल जाता है? ये ऐसा क्या अलग काम करते हैं कि इनको एथिकल बोला जा रहा है और ब्लैक हेड को अनएथिकल बोला जा रहा है? कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप?
ये जो व्हाइट हैट हैकर्स रहते हैं वो कंपनी खुद अपॉइंट करती है। जैसे कि अगर मैंने खुद की साइट बनाई, खुद की वेबसाइट बनाई, तो खुद की वेबसाइट स्ट्रांग है या नहीं, सिक्योरिटी उसकी कैसी है, इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक अलग से एम्प्लॉय रखूंगा। उस एम्प्लॉय का काम क्या है, मेरी सिक्योरिटी ब्रीच को चेक करना, कि कोई भी इंसान अगर बाहर का इंसान अगर मेरी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो हैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लिया तो उसको अपनी गलती समझ में जाएगी कि इस लेयर के थ्रू, मतलब कि कितनी लेयर आपकी सिक्योरिटी है और कौन सी लेयर पे जाके आपकी सिक्योरिटी टूट सकती है। इस चीज का पता लगाने के लिए कोई भी कंपनी क्या करती है, एक हैकर को या व्हाइट हैट हैकर को अपॉइंट करती है। और उस हैकर का काम क्या होता है, जो भी सिक्योरिटी पर्पसेस हैं उस सिक्योरिटी पर्पसेस को देखना। ठीक है, तो ब्लैक हैट जो आपके जो हैकर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, बाहर के कोई इंसान रहता है। बाहर का इंसान किस काम के लिए हैक कर रहा है, अपने फायदे के लिए, या तो पैसे के लिए कमा रहा है या किसी ना किसी तरीके से आपकी दुश्मनी है तो उस चीज के लिए वो उसका हैकिंग कर रहा है। पर व्हाइट हैक हैकर्स जो रहते हैं वो एक तरीके से कंपनी के ही एम्प्लॉय रहते हैं या कंपनी ही खुद अपॉइंट करती है और लाइसेंस देती है कि भैया हमारी बोल सकते हैं वेबसाइट में जाओ और वेबसाइट में पता करो कि कहाँ पे किस सिक्योरिटी में हमारी दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। तो ये चीज इसलिए हम लोग जो व्हाइट हैट हैकर्स रहते हैं उनको इथिकल हैकर्स बोलते हैं, और जो ब्लैक हैट्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, अनइथिकल। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी खुद ही अपॉइंट कर रही है, कंपनी खुद ही उनको लाइसेंस दे रही है कि भैया हमारी उसकी सिक्योरिटी में जाओ या उसको हैक करने की कोशिश करो। ठीक है, और जो ग्रे हैट हैकर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमारे जो ग्रे हैट हैकर्स रहते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट के बीच में आते हैं। क्यों ब्लैक और व्हाइट के बीच में क्यों आते हैं, क्योंकि जो ग्रे हैट रहते हैं इनको कोई कंपनी अपॉइंट नहीं करती, पर कंपनी क्या करती है, बहुत सी बार अपनी मतलब वेबसाइट को चेक करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को क्या करेगी, बोल सकते इन्वॉल्व करेगी कि भैया तुम भी एक बार हमारी वेबसाइट में देख लो कि तुम तो हैक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो चेक करने के लिए, जैसे अगर मान के चलो कि आपने कोई गेट बनवाया या एक तरीके से आपने कोई सिक्योरिटी रखी, तो वो सिक्योरिटी से क्या बोला है कि भैया ये इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, या कोई भी सामान बन रहा है तो उस चीज का ध्यान रखने के लिए, तो वही चीज अगर आप थर्ड पर्सन से भी बोल सकते हो कि एक बार ये जो आपकी जो मतलब प्रॉपर्टी है उसको भी आप देख लो। ठीक है, इसको भी चेक कर लो। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान आपके लिए काम कर रहा था वो एक तरीके से बोल सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, वीक हो सकता है या कभी कभी लापरवाह हो सकते हैं। तो किसी और से आप जब टेस्ट कराओगे तो पता चलेगा कि हाँ भैया कि कोई इंसान अगर बाहर का बैठ के अगर हैक करने की कोशिश करेगा तो हैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो जो ग्रे हैट हैकर्स हैं वो किसके बीच में लाया करते हैं, हमारे व्हाइट के और ब्लैक के बीच में। इनको कंपनी अलग से अपॉइंट करती है, किस चीज के लिए अपॉइंट करती है, कि चेक करने के लिए, और इनको एक तरीके से बोल सकते हैं एक अमाउंट भी दिया जाता है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये वो मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं करते। ठीक है, इसमें एक और वर्ड आता है जो रेड हैकर्स के नाम से भी जाना है, रेड हैट हैकर्स भी बहुत बार इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि हमारे ब्लैक हैट हैकर्स के पास में ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इनका काम पैसे कमाने का ही है, पर लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है। ठीक है, वैसे नुकसान मतलब कि किसी को ऐसे जबरदस्ती नहीं करना, पर एक तरीके से बोल सकते हैं ये इतने ज्यादा बुरे नहीं होते जितने ब्लैक हैट हैकर्स रहते। तो ये चार शब्द मतलब चार हैकर्स का इस्तेमाल होता है। ब्लैक हमने पढ़ाई, व्हाइट भी देख लिया, एक ग्रे रहते हैं, जो ग्रे हैट हैकर्स रहते हैं वो एक तरीके से बोल सकते हो कि अच्छे ही इंसान होते हैं। ठीक है, जो कंपनी अपॉइंट करती है और कुछ पैसे भी उनको देती है। रेड हैकर्स जो रहते हैं वो ब्लैक के पास में ही रहते हैं, ब्लैक से ज्यादा, ब्लैक जितने बुरे भी नहीं है और व्हाइट जितने अच्छे भी नहीं। ठीक है, तो इन शब्द का इस्तेमाल हुआ जाता है बहुत बार। नेक्स्ट देखो, हु फर्स्ट यूज द वर्ल्ड वायरस। तो वायरस शब्द का उपयोग सबसे पहले किस इंसान ने किया था, ये कौन था जो कि इसका इस्तेमाल करा था सबसे पहले। ठीक है, तो फैट कॉलिन ने किया था, किस ईयर में किया था, तो 1985 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फेज ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो कौन सा फेज हमारे कंप्यूटर वायरस का सही है, किस वैध फेज के कारण हम लोग कंप्यूटर वायरस को जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। वायरस के जिसके जो फेजेस रहते हैं उस फेज में वैलिड फेज कौन सा है, कौन कौन सी चीजें वायरस में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चारों चीजें हम लोग देखें तो जो बोल सकते हैं कि डॉर्मेट का भी इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के फेजेस में। ठीक है, प्रोपोगेशन का भी काम किया जाता है, ट्रिगरिंग भी होती है और एग्जीक्यूटिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे किसी भी वायरस के वैलिड फेज है। ठीक है,
इनको याद रखना। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो कोई भी कंप्यूटर फेज है तो इसमें 4 तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है। पहला है डोरमेट, फिर प्रोपोगेशन, ट्रिगरिंग और एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंटीवायरस इज यूज। तो एंटीवायरस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? साइट्स जो फाइल्स रहती हैं उनको डिलीट करने के लिए, या जो भी इंस्टॉल प्रोग्राम है उसको हटाने के लिए, या फ्रेगमेंट अ डिस्क तो डिस्क को फ्रेगमेंट करने के लिए, या इन्फेक्टेड फाइल्स को क्लीन करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है वायरसेस जो रहते हैं वो एक तरीके से इन्फेक्टेड वायरस है, और उनको हटाने के लिए हम लोग हमारे वो कंप्यूटर में किसको इंस्टॉल करते हैं? एंटीवायरसेस को, कि जो बोल सकते हैं कि अननोन या वो इन्फेक्टेड वो फाइल्स हैं उनको हटाया जा सके। ठीक है, तो वायरसेस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग? एंटीवायरस। और एंटीवायरस के जो आजकल चल रहे हैं ना इंपॉर्टेंट, जो नॉर्डजन है, ठीक है, आपका एमफी का जो आता है, तो ये सारे के सारे नाम याद करके जाना। ठीक है, ये हमने करे भी हैं अभी। What is called when a customer of a website are unable to exit it due to the flood of auspicious network traffic? तो किसी भी वेबसाइट को ग्राहक नकली वेबसाइट यातायात के बाढ़ में कारण उसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जब भी वेबसाइट में एक तरीके से बोल सकते क्रैश हो जाती है, या नेटवर्क में बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, आपने देखा है कि कभी कभी सर्वर, जब जब हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं, ये वाली सिचुएशन बहुत बार आती है, तो वो किसके कारण होता है? सर्वर बिजी हो जाता है, बहुत सी बार बोलते हैं ये चीज। ठीक है, तो किसके कारण होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, तो जिसको हम लोग डीओएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो भी वेबसाइट में हमको ट्रैफिक देखने को मिलता है या सर्वर बिजी देखने को मिलता है, वो किसके कारण होता है? किस अटैक के कारण होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने रिजल्ट के टाइम पे देखी कि एकदम से जब रिजल्ट एक ही टाइम पे लोग खोलने की कोशिश करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, सर्वर मतलब पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट देखो, द पर्सन हु डिटेक्ट सिक्योरिटी फ्लॉज इन अ सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क्स टू इंप्रूव देम इज कॉल्ड अ हैकर। तो किस टाइप का हैकर रहता है ये? कोई भी सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की सुरक्षा की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पता लगाने के लिए जिस हैकर को अपॉइंट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो जो कंपनी है वो कंपनी वाइट हैट हैकर्स को क्या करती है? अपॉइंट करती है। इसलिए कि सबसे पहली चीज कि वो पता लगा सके कि उनके जो कंपनी के जो वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है उसमें क्या दिक्कत है, और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे वो उस एप्लीकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान पहली बार में अपना परफेक्ट वेबसाइट नहीं बना पाता है, तो वो धीरे धीरे ही वो वेबसाइट कैसी होती है? स्ट्रांग बनती चली जाती है। वो कंफ्यूज हो गए आप लोग। मैंने आपको 4 वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। एक तो ब्लैक है। ब्लैक का काम क्या रहता है? जो अनएथिकल हैकर्स रहते हैं, किस काम के लिए वो अपॉइंट करते हैं? या तो पैसे के काम के लिए, या तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। व्हाइट हैट हैकर्स जो रहते हैं उनको कंपनी अपॉइंट करती है, डायरेक्टली अपॉइंट करती है, जैसे उनको जॉब दी जाती है उस कंपनी में, और उनका काम क्या है? जो भी सिक्योरिटी है उसको चेक करना। ठीक है, सिक्योरिटी की, हमारी जो वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो सही है कि नहीं है, और कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो वो सारे के सारे काम कौन करते हैं? हमारे व्हाइट हैट हैकर्स करते हैं। ग्रे जो है उनका काम क्या रहता है? वो कंपनी थर्ड पार्टी को बोल देती है, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहते, पर चेक करने के लिए कि भैया हमारे कंपनी का एम्प्लॉय तो एक बार चेक कर रहा है, पर किसी तीसरे इंसान से भी एक बार चेक करा के देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इनको एक तरीके से इस काम के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि भैया ये मेरी वेबसाइट है, आप इसको 5 मिनट में, एक मैंने टास्क दे दी कि इसको 5 मिनट में हैक करके बताओ। तो अगर उसने हैक करके बता दिया तो इससे मेरे को क्या पता चल जाएगा? कि मेरी सिक्योरिटी में क्या है? फ्लॉज है। अब मेरी को वेबसाइट को और अच्छा बनाना पड़ेगा, तो वो 5 मिनट के काम के लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो इस तरीके के जो हैकर रहते हैं उनको ग्रे हैट हैकर्स बोला जाता है। बहुत सी मूवीज में आपने देखा होगा कि जब पुलिस के हैकर्स से काम नहीं होता तो वो किसी तीसरे हैकर को बुलाते हैं इस काम को करने के लिए। देखा है ना बहुत सी मूवीज या सीरीज में। तो उस तरीके के जो हैकर्स रहते हैं, जो पुलिस उनको बुलाती है कि भैया हमारे जो गवर्नमेंट के, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे नहीं हो रहा, अब आप करके बताओ, तो उस तरीके के हैकर्स को ग्रे हैट हैकर्स बोला जाता है। ठीक है, जो कि कुछ सर्टेन अमाउंट के लिए, मतलब उस टास्क के लिए पैसा चार्ज करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर विल प्रिवेंट सच अ प्रोग्राम विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मेंटेलिटी ऑफ अ
चिल्ड्रन फ्रॉम अपियरिंग ऑन द इंटरनेट। तो उनको क्या बोला जाता है, किस तरीके के सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो याद रखना कि ये जो स्मार्ट डॉग है वो एक तरीके का एंटीवायरस है। ठीक है, स्मार्ट डॉग एक तरीके का एंटीवायरस है, क्रॉसर एक तरीके से कोई एग्जिस्ट नहीं करता इस तरीके का सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास क्या बचा, हैंड एक्स मतलब सेक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अभी की टेक्नोलॉजी में देखें तो पेरेंट कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, अभी आपने मोबाइल में देखा होगा कि बहुत सी बार पेरेंट कंट्रोल की चीज है, जब भी आप अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स को आप इस्तेमाल करते हो तो उस टाइम पे चाइल्ड्स के लिए एक अलग से पेरेंट कंट्रोल बना के रखा है। ठीक है, कि कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑस्पिशियस चीजें हैं जो कि बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए वो कैटेगरी अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का पेरेंट कंट्रोल आपने देखा होगा, तो जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों को मतलब बहुत सारी चीजों से बचाने के लिए, अनफिशियस चीजों को, तो उसको हम लोग किससे इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर को, हैंडसेक के। तो हैंडसेक के अंदर ही हमारा जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं पेरेंट कंट्रोल वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी आपने देखा होगा जो आपकी साइट्स रहती है उनमें इस्तेमाल हुआ जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम के लिए ये निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो विशेषताएं हैं, आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, कौन कौन सी इसेंशियल हमको देखने मिलती है कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है, तो हमारी क्या बोल के रखिए, अपराधी कंप्यूटर दक्षता और कंप्यूटर उपयोगिता की शिकार अभियंता। तो एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे ऑफेंडर इस्तेमाल कर देना, यहाँ पे ऑफेंडर कंप्यूटर प्रोहिवेंसी स्किल्स। ठीक है, एंड विक्टिम इग्नोरेंस ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जिस तरीके की चीजें के कारण हमारे को क्या देखने को मिलते हैं, साइबर क्राइम देखने को मिलते हैं। कि जैसे अगर आप देखो तो कोई भी इंसान अगर जिसको यूपीआई चलाना नहीं आता, यूपीआई कैसे काम करता है ये पता नहीं है, तो उसको बेवकूफ बनाना आसान है ना। अगर आपको बोल सकते हो कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो जब आप क्यूआर कोड को क्या करोगे, स्कैन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि किसी भी इंसान से बोल सकते हो कि आपका जो अमाउंट है, या जैसे बैंक के जो फ्रॉड हुए जाते हैं ना कि कार्ड वगैरह ब्लॉक हो गया है, कार्ड के छुड़ाने के लिए आपको एक पैसे देना पड़ेगा, तो इस तरीके के फ्रॉड हमको देखने को मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो मतलब इंसान है उसको टेक्नोलॉजी की इतनी समझ नहीं है कि यूपीआई कैसे काम करता है, हमारा बैंक कैसे काम करता है, इन तरीके की चीज़ों को इसको पास नॉलेज नहीं है। तो ही हमारे ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होते हैं, स्कैम होते हैं, साइबर क्राइम हुए जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज की ऑफेंडर्स कंप्यूटर प्रोविवेंसी स्किल और विक्टिम इग्नोरेंस ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके कारण ही हमको साइबर क्राइम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फ्लो कंट्रोल? फ्लो कंट्रोल किसके टाइप में आता है? निम्नलिखित में से किसे फ्लो कंट्रोल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था पेरेंट कंट्रोल के बारे में। तो पेरेंट कंट्रोल जो है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर किसके अंदर बिलोंग करता है, हमारा हैंड सेक के अंदर बिलोंग करता है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी चीजों को हमको बच्चों को दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना, उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो जो फ्लो कंट्रोल है वो किस सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, हमारे हैंड सेक की। नेक्स्ट देखो, फ्राइडे 13 क्या है, एक तरीके का किस तरीके का वायरस है ये? ठीक है, फ्राइडे 13 हमको पहले के टाइम पे देखने को मिलता था, तो ये किस तरीके का वायरस है? ठीक है, तो किस तरीके का वायरस है, एक तरीके का फाइल वायरस। अब आप ये बोलोगे सर ये है क्या फ्राइडे 13? तो एक तरीके का जेरूसलम का नाम सुना है ना आप लोगों ने, ये उसी का टाइप है। मैंने बताया था ना कि आगे अलग अलग तरीके के हमको देखने को मिलते थे। एक जेरूसलम हो गया, और इस जेरूसलम में हमको किस तरीके की बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच या किस तरीके का अटैक देखने को मिला था? कैसा था कि वो जो वायरस था वो किस तरीके का अटैक मतलब करता था, किस तरीके का अटैक करता था? अभी हम लोगों ने देखा डीओएस के बारे में पढ़ा था ना, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसी के साथ में एक और डी जोड़ देना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस वायरस। एक तरीके से इस तरीके से अटैक करता था।
ठीक है, जो कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, सुरीव 3 वायरस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ज़्यादा टेक्निकल में चीज़ें मैं नहीं जा रहा हूँ, पर मेन चीज़ इतना याद रख लो कि जो 30 वो फ्राइडे 13 है, एक तरीके का जेरूसलम का ही पार्ट है, और जेरूसलम जो है वो किस तरीके का अटैक ऑर्गेनाइज करता है, तो डिनायल ऑफ सर्विस। और डिनायल ऑफ सर्विस में भी एक कैटेगरी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, और वो बोल सकते हैं किस वर्जन से काम करता है, तो सुरीव 3 एक तरीके से उसका वर्जन है, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं, वायरस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी हो जाएगी, इतना याद रखना कि जेरूसलम, तो ये चीज हमको याद रखना है, ये अटैक जरूर याद रखना है कि किस तरीके का अटैक यह ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डाटा इनटू अ सीक्रेट मैसेजेस इज कॉल्ड, तो जो सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो क्या बोला जाता है, इनक्रिप्शन। हम लोगों ने देखा है बहुत सी बार कि आपकी व्हाट्सएप में भी इस्तेमाल होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म। ठीक है, तो इनक्रिप्शन लेवल जो है व्हाट्सएप का बहुत अच्छा है, क्या करता है वो, जो भी आपका मैसेज आप फॉरवर्ड करते हो उस मैसेज क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसी इंसान के पास पहुंचता है जिसके पास आपने क्या करा है, उसको भेजा है। तो उसी जिस इंसान यूजर के पास आपने उस मैसेज को भेजा, वहीं जाके जो फाइल है वो इनक्रिप्टेड वाली फाइल क्या होगी, डिक्रिप्टेड होगी। ठीक है, और वो डिक्रिप्टेड होने के बाद वही चीज आपको मैसेज की फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक ठीक है, तो ऑस्पिशियस इंफॉर्मेशन को बोला, जो इंफॉर्मेशन रहती है और डाटा रहता है उसको सीक्रेट मैसेज में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन। और जो सीक्रेट मैसेज रहता है, जो आपका बोल सकते हैं कि जो आपने बोल सकते हैं कि कोड्स की फॉर्म में जो जा रहा है, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना। The attempt by criminals to personalize users to steal their personal information and access their resources is called, तो उस चीज को क्या बोला जाता है कि अपराधियों द्वारा यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाली चोरी में किस धारणा करे और उसकी उस रिसोर्ट को एक्सेस करने के लिए प्रयास कहलाता है, उसको किस तरीके का बोला जाता है? ठीक है, तो हमने देखा है आइडेंटिटी थेफ्ट जो है उसको उस शब्द से जाना जाता है, कि हमने देखा है बहुत सी बार कि जो इंसान है बहुत सी बार फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट या दुनिया भर की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको क्या कर लेता है, बोल सकते हैं एक तरीके से उसकी चोरी कर लेता है। जो भी बड़े बड़े आपने देखा होगा पर्सनालिटीज है या सुपरस्टार्स है, उन लोगों की आईडीज बहुत बार हैक होती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है, तो ये किस कैटेगरी में अंदर आता है हमारा, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू एलिमिनेट कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरस को बोल सकते हैं हटाने के लिए किस तरीके का हम लोग यूज करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्मार्ट डॉग है वो एक तरीके का क्या है, क्या है, एंटीवायरस है। तो वायरस को हटाने के लिए हम किस तरीके का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस का। तो जो अगर हमको पता है कि एंटीवायरस का जो बोल सकते हैं जो स्मार्ट डॉग है वो एक तरीके का एंटीवायरस है, तो वही क्या करेगा, वायरस को एलिमिनेट करेगा। तो इस तरीके की टेक्निकल क्वेश्चंस को याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स यू आर टेकन टू अनदर वेबसाइट इंस्टेड ऑफ अ डिजायर्ड वेबसाइट, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो कल आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या बोला था मैंने कि आप जो भी मतलब कि किसी भी साइट को, जैसा कि व्हाट्सएप पे कोई भी आपका बोल सकते, फेसबुक का अगर एक पेज बना के रखा है, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो लगभग आपको लगता है कि वैसे ही फेसबुक की साइट खुली है, पर वो फेसबुक की साइट एक्चुअली होती नहीं है। तो जो ओरिजिनल साइट पे आप क्लिक करने की कोशिश करते हो उसकी जगह जब इनडायरेक्ट करके आपको उसी की जैसी किसी फाइल पे या किसी ऐसी वेबसाइट पे भेज दिया जाता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिशिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो वाली फिशिंग नहीं है, इंग्लिश स्पेलिंग गलत लिखी। ठीक है, वरना फिशिंग करने चले जाओ आप लोग। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इनसिक्योर प्लगइन, तो इनसिक्योर प्लगइन का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं हम लोग इनसिक्योर प्लगइन को? ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं, जो मालवेयर्स रहते हैं वो एक तरीके से कैसे रहते हैं, इनसिक्योर प्लगइन। तो हम लोगों ने देखा ना, जो वायरसेस है, ट्रोजन हॉर्सेस है, वॉर्म है, वो क्या करते हैं,
हमारे सॉफ्टवेयर में अटैच होकर क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं, और एक तरीके से क्या है, वो इनसिक्योर प्लगइन्स है क्योंकि हमारे कंप्यूटर को या सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, की लॉगर्स एग्जाम्पल, जो की लॉगर्स रहते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? की लॉगर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो एक तरीके का क्या है, साइबर वेयर आपका बोल सकते हैं, इसकी कैटेगरी में आता है। तो मैंने अभी ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया था ना, तो ट्रोजन हॉर्स रहते हैं, उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर क्या फिट रहते हैं, हमारे हमारे की प्लगर्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट में हम लोग क्या करते हैं, की ब्लॉगर्स को अटैच कर देंगे। तो की ब्लॉगर्स जो है वो एक तरीके के ट्रोजन हॉर्स के ही टाइप है। वो करते क्या है, मतलब कि आपकी एक तरीके से सीक्रेट स्पाई की तरह काम करते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, और कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज हैं। अब कंपनी में एम्प्लॉयज है तो कंपनी के एम्प्लॉयज की क्या होगी, एक तरीके से डेस्क होगी, उनके पास अपना अपना सिस्टम होगा। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो इंसान जो एम्प्लॉय है वो सिस्टम पे काम ही कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इस चीज को पता लगाने के लिए बहुत सी कंपनी से करती है, अपने सिस्टम में जो ऑफिस के सिस्टम्स रहती है उनमें की ब्लॉगर्स को क्या कर देती है, अटैच कर देती है। ठीक है, की ब्लॉगर्स को अटैच करने के बाद जो सर्वर में आपकी चीज पहुंचती है उससे पता चलता है कि कौन एम्प्लॉय काम से रिलेटेड सिस्टम को यूज कर रहा है। कोई अगर थर्ड पार्टी को इस्तेमाल करके मतलब अपना टाइम पास कर रहा है तो की ब्लॉगर्स बता देता है, स्पाई कर लेता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज बहुत सारी कंपनीज में जो आपकी जो सिस्टम्स रहते हैं उन सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कि एक तरीके क्या होते हैं, आपके ट्रोजन हॉर्स रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिडन कोड्स रहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से स्पाई करने के लिए काम आते हैं, कि नजर रखने के लिए काम आते हैं। तो एम्प्लॉयज पे रखने के लिए बॉस बहुत बार इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूजिंग द इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू हार्म पीपल इज कॉल्ड। ठीक है, तो इंटरनेट और संबंध तकनीकी का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक तरीके का क्या बोला जाता है, उसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था वो अभी केस ईएमआई वाला, मतलब वो होम लोन वाला। तो लोन ऐप की तरीके एक तरीके से आपको झांसा दिया जाता है, आपको पैसे भी दिए जाते हैं, पर पैसे देने के साथ साथ आपकी इंफॉर्मेशन क्या कर ली जाती है, उनके पास स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जब आप इंफॉर्मेशन उनको दे दोगे तो वो एक तरीके से आपको बुली कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर दोज प्रोग्राम्स कॉल्ड विच अपीयर यूजफुल बट आर यूज टू कॉज हार्म। जो कि हमको दिखने में बोल सकते हैं कि मतलब ऐसे प्रोग्राम जो कि दिखने में उपयोगी लगे लेकिन उनका उपयोग नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? ट्रोजन हॉर्स नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो तो एक तरीके का सीक्रेट कोड है, उसका तो बारे में तो आप लोग बोल सकते हैं पता ही नहीं चलता है। उस कोड को कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। तो जो मालवेयर्स रहते हैं वो बोलने को लगते हैं हमको कैसे हैं, यूजफुल है, पर बाद में अंदर अगर वो सिस्टम के अंदर घुस के क्या करते हैं, डैमेज करते हैं चीजों को। ठीक है, जो भी डाटा रहता है उसको करप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्रेव वेयर्स इंक्लूड, तो जो ग्रेव वेयर्स है उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रेव वेयर्स के अंदर अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है? ठीक है, तो सारी की सारी चीजें जो स्पाईवेयर है, एडवेयर है, डायलर्स है, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ग्रे वेयर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ग्रे वेयर्स के अंदर अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, स्पाईवेयर, एडवेयर और डायलर्स, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती है। अब मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी हमको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो स्कन नेट है वो एक तरीके का किस ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था, और ये बताओ कि ये क्या है, ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है या वॉर्म है? तीनों में से किस कैटेगरी के अंदर आता है आपका स्टन नेट? क्या है, एक तरीके का वायरस है, वॉर्म है, या बोल सकते ट्रोजन हॉर्स है? किस तरीके का मतलब बोल सकते ये मेलिशियस कोड है? ठीक है, तो एक तरीके का क्या है हमारा, कंप्यूटर वॉर्म की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो कि बोल सकते हो फाइल के साथ अटैच होके कंप्यूटर की बहुत सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के कारण हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। किस ईयर में हमको देखने को मिला था, तो ये 2010 जून में देखने को मिला था। ठीक है, तो 2010 में इसकी डिस्कवरी हुई थी।
नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDoS इन साइबर सिक्योरिटी। तो अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो फ्राइडे 13 के बारे में हमने पढ़ा था वो जेरूसलम का एक तरीके से पार्ट है, और जेरूसलम में किस तरीके का सिस्टम या अटैक का इस्तेमाल किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मैंने बोल ही दिया था, क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में DOS का मतलब क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस, और DDoS का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। व्हाट इज द एरर लेफ्ट इन द प्रोग्राम और सिस्टम कॉल्ड। तो कोई भी सिस्टम में जब एरर रह जाता है, या बोल सकते हो कि आपका कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको क्या बोला जाता है, जो गलती रहती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बग बोला जाता है, ठीक है। तो कभी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप देखोगे, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोई करता है, अगर जावा की फॉर्म में करे या C++ की फॉर्म में करे, तो जब आखिरी में जाके उसको कंपाइल करना रहता है, ठीक है। कंपाइल मतलब कि जितना उसने प्रोग्राम लिया है वो प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, तो उसको रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट जब तक नहीं मिलेंगे जब तक उसकी जो एरर्स हैं, जिसको हम लोग बग बोलते हैं, वो कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ना बहुत सी बार कि इस वेबसाइट में बहुत सारे बग्स हैं, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, बग्स मतलब कि कोई ना कोई दिक्कत है ही, ठीक है। तो जो दिक्कतें रहती है, गलती रहती है, उनको हम बग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फिशिंग, अगर डीबग की बात करो तो वो जो गलतियां को जो हटा दिया जाता है, तो वो आपके डीबग्स हैं। जैसे कि जो फाइंड आउट गलतियां रहती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबग्स, जब उनको सॉल्व कर दिया जाता है। फिशिंग हमने देखा ही है। कुकीज हम लोगों को पता है, कुकीज क्या होती है, एक तरीके की मेमोरीज होती है। किस तरीके की मेमोरीज होती है, वॉलेटाइल मेमोरी, जो कि टेम्पररी टाइम के लिए रहती है। तो इसका इस्तेमाल याद रखना है ऐसे शब्द का। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कंट्रोलिंग द malware एंड द viruses, इंक्रीजिंग डाटा ट्रांसफर स्पीड, ब्लॉकिंग अनवांटेड वेब पेजेस। तो प्रॉक्सी सर्वर्स हम लोगों ने देखे हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉक्सी सर्वर्स रहते हैं, मैंने आपको बताया बहुत सी बार कंपनीज, या आप कॉलेज में ही एग्जांपल ले लो, तो बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के वेबसाइट हम वाईफाई में क्या कर देते हैं, प्रॉक्सीज को हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। उन प्रॉक्सीज को सेट करने का फायदा क्या होता है, मतलब कि बच्चे एक तो तरीके से यूट्यूब का इस्तेमाल, मतलब बहुत सारी जो चीजें कॉलेज में नहीं चलानी चाहिए, जिनका काम नहीं है, वो नहीं चलेंगी, और साथ में जो अनवांटेड फाइल्स हैं वो भी क्या करेंगे, लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल जो है वो मालवेयर और वायरसेस से नियंत्रण पाने के लिए भी किया जाता है। हमारी जो डाटा स्पीड है, ट्रांसफर है, उसको भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो वेब पेजेस है, अनवांटेड वेब पेजेस है, उनको भी क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग अगर नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा। What is called when cyber criminals steal small amount from the many bank account to make big money। आपने देखा है बहुत सी बार जो बहुत सारे हैकर्स रहते हैं, वो जो बैंक अकाउंट रहते हैं उनमें से एक एक रुपए, दो दो रुपए चुराने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा एग्जाम्पल आया था एक, ठीक है, केस स्टडी थी। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सलामी साइबर अटैक के नाम से हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके की चीजें बहुत बार होती है कि लोगों के बैंक अकाउंट में से एक एक रुपए गायब हो जाते हैं, ठीक है। वो एक एक रुपए अगर आप 30, अगर मान के चलो 50 या 60 करोड़ लोग के बैंक अकाउंट से निकालो, तो सीधे के सीधे करोड़पति हो गए आप लोग, ठीक है। तो वो इस तरीके की चीजें हमको किस में देखने को मिलती है, सलामी आयकर, मतलब साइबर अटैक में। देखो, इससे एक रिलेटेड मिलता जुलता चीज भी है, जिसको हम लोग विशिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फिशिंग तो हमने देखा ही है। विशिंग क्या होता है, तो विशिंग भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके की हैकिंग, जिसमें लोगों के पैसे को बोल सकते हैं कि एक तरीके से चोरी की जाती है, ठीक है। तो उस चीज को टर्मिनोलॉजी में विशिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको तो बोल सकते सलामी साइबर अटैक से ही रिलेटेड है। इसी टर्मिनोलॉजी में जिसमें बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, उस तरीके के जो हैकर्स जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसको किस कैटेगरी में काउंट करते हैं हम लोग, विशिंग में, ठीक है। तो विशिंग शब्द भी याद रखना, वो भी एक तरीके से बैंक अकाउंट से चोरी करने से ही रिलेटेड है, ठीक है। फिशिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है। नेक्स्ट देखो, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल वाज लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमको, किस मंत्रालय के अंदर हमको राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल देखने को मिला, इस बार भैया साइबर जो क्राइम है वो हमको होम मिनिस्ट्री के अंदर देखने को मिला था। जो हमारे होम ऑनरेबल होम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इसको उद्घाटन किया था।
ठीक है, उसी के अंडर देखने को मिला था। किस टाइम पे? तो 2020 में ये पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, तो 2020 में हमारे जो अमित शाह हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा था और इस पोर्टल को बनाया था। ठीक है, और उसी जी जो पोर्टल है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडेड? मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि हमने आईटी एक्ट 2000 है वो कितनी बार अभी तक अमेंड हुआ है? किस किस ईयर में? पहला किस ईयर में हुआ था? इसका तो आंसर दो, फिर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला तो बता दिया कि पहली बार किस ईयर में अमेंड हुआ था, वो 2008 में। अभी कब हुआ था अमेंड? हमको 23 में भी इसको देखने को मिला था अमेंडेड, जो कि हम लोग जन विश्वास एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चीजें और ऐड की गई थी, जिसमें अभी 2023 में ये एक्ट पास हुआ था, जिसको हम लोग जन विश्वास एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, 2 बार अमेंड हो चुका है, एक बार 2008 में, एक बार 2023 में, तो ये रिसेंट वाली चीज है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट इज इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग मैलिशियस फंक्शन व्हेन प्री डिफाइंड कंडीशंस आर मेट? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो कि पूर्व निर्धारित स्थितियों उत्पन्न होने पर दुर्घटना पूर्व प्रक्रिया शुरू कर देता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऐसे जो आपके मेलवेयर्स रहते हैं उनको लॉजिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। लॉजिक बॉम्ब मतलब कि जब किसी तरीके की सिचुएशन मैट होती है तो ही वो जो वायरस है वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ वायरस इज अ अलर्ट email providing false information about a virus. What is the appropriate action when you receive a virus hack as well? तो इस तरीके की चीजें अब जब आपको देखने को मिलती है, वार्निंग a new virus has been detected on your computer, immediately format your hard disk और reinstall all software। तो इसको करने के लिए जब इस तरीके की वार्निंग आएगी तो आप लोग किस चीज का इस्तेमाल करोगे? क्या करोगे? इस ईमेल को इग्नोर कर दोगे कि जाने दो भाड़ में, क्या ही करेंगे, फालतू की चीजें होंगी? दूसरी चीज, रिप्लाई टू द सेंडर, तो इसको रिप्लाई कर दोगे कि भैया आपके में ही होगी, हमारे में तो नहीं है। ठीक है, तीसरा कि फॉरवर्ड दिस मेल टू योर फ्रेंड, तो अपनी तो खराब हो ही रही है, अपने दोस्त को भी भेज दो। ठीक है, तो ये करोगे। या इमीडिएटली फॉर्मेटिंग योर हार्ड डिस्क एंड रीइंस्टॉलिंग और सॉफ्टवेयर, किस तरीके की चीजों को करोगे? वॉइस तो सबसे पहले तीसरी चीज करेंगे, अपन तो खराब हो ही रही है, अपने दोस्त की भी खराब कर दो, सबसे पहले यही काम करेंगे वो। ठीक है, तो अगर इस तरीके की वार्निंग अगर आपको देखने को मिलती है तो वार्निंग में हमको, उसमें वार्निंग में ही देख के रखा है कि इमीडिएटली आपकी जो हार्ड डिस्क है या जो भी आपकी स्टोरेज है उसको क्या कर दो, बोल सकते हैं कि फॉर्मेट कर दो, और जितने भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उनको फिर से रीइंस्टॉल करो। मतलब कि पूरे के पूरे हट ही जाएंगे, और हटने के बाद जो बोल सकते हैं कि लिमिटेड वाला सॉफ्टवेयर है उन्हीं को इस्तेमाल करो। ठीक है, तो जैसे आपके सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में भी कभी कभी इस तरीके की चीजें आए तो मोबाइल के डाटा को फॉर्मेट हो जाता है, और फॉर्मेट के साथ में जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो भी चले जाते हैं। जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं वही रहते हैं जब आप रिबूट करते हो, तो इसके बाद जब थर्ड पार्टी फेसबुक इंस्टा इनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें होती है हमारी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेट? कौन सी चीज हमारी सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इंक्रिप्शन हमने देखा, वाटर मार्किंग पता ही है आप लोगों को, वाटर मार्किंग क्यों की जाती है? कोई भी फाइल है तो उसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से बताने के लिए कि ये किसकी बिलोंग करती है, तो वो यूज किया जाता है। डाटा हाइडिंग भी हम लोगों ने देखा, तो कौन सी चीज नहीं है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, तो रिट्रीवर का हम लोग इस मतलब बोल सकते हैं कि अगर एक बार डाटा है या पूरा का पूरा डाटा बोल सकते हैं क्रैश हो गया तो उसको हम लोग फिर से रिट्रीव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने आपको अभी बताया ना कि कभी कभी आपका जो मेमोरी कार्ड है वो पहले के टाइम पे जब लोग मेमोरी कार्ड यूज करते थे तो वो करप्ट हो जाता था, और एक बार अगर डाटा करप्ट हो गया तो उसको हम लोग वापस रिट्रीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही है। नेक्स्ट देखो, द टेक्नोलॉजी यूज टू सिक्योर डाटा एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट इज SSL। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? तो इंटरनेट पे डाटा के आदान प्रदान की सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? SSL का। तो जो SSL है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस लेयर के नाम से जाना जाता है?
ठीक है, तो डाटा एक्सचेंज के लिए हम लोग सिक्योर लेयर का इस्तेमाल करते हैं। उस लेयर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। तो मैंने आपको बताया ना कि बोल सकते हैं कि किसी भी डाटा में जब बोल सकते हैं या आपका सॉफ्टवेयर रहता है तो उसमें लेयर्स बनाई जाती हैं, सिक्योरिटी लेयर्स रहती है। तो मैंने आपको बताया कोई भी हैकर रहता है तो लेयर्स चेक करता है कि किस लेयर में जाके आपकी वेबसाइट की हैकिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टीटी मतलब HTTPS बेस्ड वेबसाइट किस चीज का रिक्वायर रहती है या किस चीज की आवश्यकता होती है? HTTPS आधारित वेबसाइट को किस तरीके की सिक्योरिटी का वो इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो किस तरीके का हम लोगों ने देखा, तो अभी एक तरीके से हमारी सिक्योर मतलब सॉकेट लेयर जो रहती है उस तरीके के डिजिटल सर्टिफिकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आप फोन भी देखोगे या वेबसाइट्स भी देखोगे तो उनके डिजिटल सर्टिफिकेट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट्स या डिजिटल सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल होता है जो भी वेबसाइट किसके ऊपर बनी रहती है? HTTPS से बनी रहती है। ठीक है, क्या होता है HTTPS का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कंफ्यूज मत होना इसमें। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल करेंसी इज, तो आज के टाइम पे हम लोग जो डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है जो कि डिजिटल करेंसी बनी हुई है आज के टाइम पे? बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन का नाम याद रखना। अभी अभी थोड़ा सा फिर से ट्रेंडिंग में तो नहीं आया है, पर आ जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है, आज से 2 साल पहले जरूर ये ट्रेंड में था, क्वेश्चंस बनते थे। अभी भी एक बार देख लेना इन सब चीज़ों को। ठीक है, और इसके साथ में बोल सकते हो कि ज़्यादातर जो क्राइम्स रहते हैं वो बिटकॉइन के थ्रू ही किए जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी ज़्यादातर चीज़ों में या सीरीज वगैरह में एक वेब का इस्तेमाल किया जाता है, डार्क वेब का, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये इस चीज के बारे में एक बार डार्क वेब के बारे में पढ़ लेना कि जो वेब है और डार्क वेब है इनमें अंतर क्या होता है। तो डार्क वेब में जो भी चीजें रहती है उसका पता नहीं लगाया जा सकता, और डार्क वेब में जो भी तरीके की क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स में जो भी पेमेंट्स रहती है वो किसके थ्रू की जाती है? बिटकॉइन के थ्रू की जाती है, क्योंकि बिटकॉइन भी एक तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप लोग अकाउंट्स का पता नहीं कर सकते कि ट्रांजेक्शन किधर से कहाँ पे हुआ है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये बोल सकते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो चेंज होती रहती है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके कारण जो क्राइम्स करना रहता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इसी क्राइम्स को बनाने के लिए एक तरीके का डार्क वेब बनाया गया है जो कि ऑस्पिशियस क्राइम्स के लिए बनाया गया है, जिसमें भी बोल सकते हो कि चीज़ें क्या होती है, ईजी बन जाती है उन लोगों के लिए। ठीक है, ना ही उनके उसका पता चल पाता है इन्फो मतलब कि कहाँ से वो लोग बिलोंग कर रहे हैं, लोकेशन पता चलती है, और कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, और एक और चीज़ है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो पढ़ लेना मुश्किल है, पर वेब 3.0 के बारे में ज़रूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो हम लोग जो अभी देखते हैं कि वेब पहले 1 आया, जिसमें बोल सकते हैं कि हमारे जो पुरानी जीमेल वगैरह चीज़ें इंक्लूड रहती थी ना, जो पुरानी हमारी थी ऑर्किड जीमेल वगैरह, उसको हम लोग वेब 1.0 पे इस्तेमाल करते थे। वेब 2.0 पे हम लोग देखेंगे तो जो इंस्टाग्राम फेसबुक जो ऐप बने हुए हैं या वेबसाइट को जिसमें इस्तेमाल करते हैं उसमें वेब 2.0 इस्तेमाल होता है। अभी लेटेस्ट में वेब 3.0 चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेना जो करंट में आपको लगी हो, आपने पढ़ी हो, तो इन टॉपिक्स को एक बार देख लेना। डार्क वेब के ऊपर बिटकॉइन तो है ही, एक वेब 3.0 के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ साइबर क्राइम। तो क्या है हमारे, कौन सा नहीं है? क्रिप्टोग्राफी नहीं है। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी एक तरीके का बोल सकते हैं कि क्या है, क्रिप्टोग्राफी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बताओ सभी, क्रिप्टोग्राफी क्या है एक तरीके का? पता है किसी को? तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं है, पर एक तरीके की क्रिप्टोग्राफी जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अगर आपने किसी इंसान को भेजी है तो उसी के पास पहुंचेगी।
मतलब कि कोई भी मैसेज है तो उसको अनरीडेबल फॉर्म में या कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वही कोड उस इंसान के पास जो उसका टारगेट होगा, उसी टारगेट इंफॉर्मेशन के मतलब यूजर के पास ही वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिवील हो पाएगी। तो उस तरीके की चीज हम लोग क्रिप्टोग्राफी में देखने को मिलती है कि डाटा का जो ट्रांसफर है एक तरीके का एक्ट है जिसमें डाटा का ट्रांसफर किया जाता है जो कि अनरीडेबल रहता है किसी और के लिए। जिस सोर्स है मतलब कि रिसीवर है, उस रिसीवर के पास ही लाइसेंस रहता है उस अनरीडेबल मतलब डाटा को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो इस चीज को हम लोग क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट देखो, पेगासिस इज अ एग्जांपल ऑफ। तो पेगासिस हमने बहुत दिन पहले की इसका बारे में सुना था, इस वर्ड के बारे में। तो ये क्या है एक तरीके का, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब कि पेगासिस अगर आप देखो तो किसका एग्जाम्पल है, एक तरीके से स्पाईवेयर का एग्जाम्पल है। पर करता क्या है, वो किस चीज को डैमेज करता है, पेगासिस किससे रिलेटेड है, मोबाइल फोन से ही रिलेटेड। और मोबाइल फोन में हम लोगों को देखने को मिलता है दो तरीके की चीजें हम लोग देखते हैं, एक है हमारा iOS और दूसरा कौन सा है, एंड्रॉयड। तो इन दो मोबाइल फोन्स में जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्नोलॉजी मतलब एप्स को बनाया गया था iOS के लिए भी और आपके एंड्रॉयड के लिए भी। वो उस डिवाइस में जाके क्या करते थे, एक तरीके के स्पाईवेयर का काम करते थे, नजर रखते थे, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेगासिस के नाम से जानते हैं। तो पेगासिस एक तरीके का स्पाईवेयर है जो कि एंड्रॉयड मोबाइल या iOS मोबाइल के एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया था, ठीक है, जिनसे उन मोबाइल की हम लोग क्या कर सकते, डाटा को ब्रीच कर सके, डाटा को एक तरीके से कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये न्यूज में था, इसको पढ़ लेना अच्छे से। और ये कहां से मतलब किस कंट्री से हमको देखने को मिला था पेगासिस, इजराइल का था, ठीक है। तो इजरायली लोगों ने इसको बनाया गया था, ठीक है, एक तरीके से स्पाई करने के लिए, ठीक है। बेसिक अगर इसकी इन्फॉर्मेशन देखो तो मूसाद के बारे में सुना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इजरायली की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके थ्रू ये चीज बनी थी, पर कुछ लोगों के लिए बनाई थी, पर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर दिया गया था, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिशिंग इज अटेम्प्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, किसके लिए किया जाता है ये फिशिंग, फिशिंग इसमें सही लिखा है, ठीक है। तो हमने देखा है कि ईमेल की फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं कि फिशिंग की जाती है, क्योंकि वो एक लिंक रहती है, www.xyz कुछ भी नाम से बनाई जा सकती है। तो उस लिंक को आप जब खोलोगे, अगर मैंने अमेजन की जैसी बनाई है तो लगेगा आप किस पे चले गए हो, इनडायरेक्ट हो गए हो, अमेजन की साइट पे इनडायरेक्ट हो गए। अब अमेजन की साइट पे जब इनडायरेक्ट हो गए तो अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा। अब वो खुलेगा सेम टू सेम अमेजन के जैसे, यहाँ लिखा रहेगा लॉग इन, यहाँ पे लिखा रहेगा पासवर्ड, आपको लगेगा साइट है, आपने खोल दी, पर वो खुलने की जगह वो क्या होगा, जो डाटा रहे वो अगला पेज तो खुलेगा ही नहीं। वो पेज तो एक ही पेज बनाते हैं वो लोग, अगले वाले पेज तक आप फॉरवर्ड कर ही नहीं पाओगे, आपका डाटा जरूर उस इंसान के पास पहुंच जाएगा। तो वो ईमेल की फॉर्म में भी आ जाते हैं, एसएमएस की फॉर्म में भी आ जाते हैं, फोन कॉल की फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो सारे के सारे क्या रहते हैं, इसके जरिए रहते हैं। नेक्स्ट देखो, एनसीसीसी इज अ ई सर्विलेंस एंड ऑपरेशन साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हियर एनसीसीसी मींस, तो एनसीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। तो एनसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब ये जो सेंटर है वो किस पॉलिसी के अंतर्गत बनाया गया था, ये बताओ, किस पॉलिसी के कारण इस सेंटर को एग्जीक्यूट किया गया था, उस पॉलिसी का नाम बताओ और किस ईयर में वो पॉलिसी आई थी। जो एनसीसीसी है उसका जो गठन है वो किस पॉलिसी के अंदर किया गया था, और जो पॉलिसी पॉलिसी थी वो किस ईयर में आई थी, पता है किसी को। तो इसी से रिलेटेड है हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, जो किस ईयर में हमको देखने को मिली थी, 2013 में, ठीक है। तो ये पॉलिसी थी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2013 में आई थी। उसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिला था, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर देखने को मिला था, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है।
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का टाइप है? ठीक है, तो नॉर्टन जो है वो एक तरीके का टाइप है, मैंने 3 आपको बताए थे, एक ABZ, ठीक है, एक कौन सी बताई थी, मैकफी थी, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, या बोल सकते हैं कि 365 करके भी आता है, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर हम लोग एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर डेस्कटॉप्स में, तो ये टाइप्स याद रखना। नेक्स्ट देखो, बाय विच एक्ट हैज डिजिटल सिग्नेचर बीइंग गिवन लीगल अप्रूवल, तो डिजिटल सिग्नेचर्स हमको देखने को मिलते हैं, पहले हम लोगों को तो डिजिटल सिग्नेचर जो मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप साइन करके फॉरवर्ड कर सकते हो, आज के टाइम पे आपने देखा हो डिजी लॉकर के थ्रू हम लोग डिजिटल साइन करते हैं, तो उसका जो बोल सकते हैं उसका जो परमिशन थी, अप्रूवल था, वो किस एक्ट के थ्रू मिला था हम लोगों को? ठीक है, तो हमको पता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सा एक्ट है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, तो 2000 में ही हमको इसकी बोल सकते हैं कि परमिशन मिल गई थी। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो किस एक्ट के थ्रू बोल सकते हैं अप्रूवल मिला था हम लोगों को, तो IT एक्ट 2000 के अंडर ये चीज हो गई थी। अब नेक्स्ट देखो, अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 द सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज बीन गिवन लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो IT अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतरिक्त जो हमारे अधिकारी हैं डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दे दिया गया था, किस सेक्शन के अंदर हमको ये देखने को मिला था? ठीक है, तो डिजिटल अथॉरिटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसको एक तरीके से लाइसेंस मिल गया था, जैसे आज के टाइम पे आप लोग देखो तो ज्यादातर ये चीजें डिजी लॉकर के थ्रू ही की जाती है, ठीक है, डिजी लॉकर ही आपके डिजिटल सिग्नेचर्स को क्या करता है, ऑथराइज कर देता है, क्योंकि डिजी लॉकर में आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो इनमें से आपका बोल सकते हैं कोई भी नहीं है, ठीक है, गलत दे के रखा है, सेक्शन 35 के थ्रू ये चीज होती है। ठीक है, तो IT एक्ट का जो सेक्शन 35 है वो एक तरीके से जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको लाइसेंस देता है किसी भी डिजिटल सर्टिफिकेट को हमको क्या करने का, सिग्नेचर को इश्यू करने के लिए या सर्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट देखो, मैन इन द मिडिल अटैक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम, जब कोई भी इंसान बीच में फंस जाता है किसी भी अटैक के, तो उसको किस तरीके के एल्गोरिथम में हमको देखने को मिलता है? अब ये भी एक तरीके से टेक्निकल है, पर यहाँ पे बस डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख लो बस। ठीक है, तो कोई भी इंसान जब अटैक के बीच में रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, डेफी हेलमैन एल्गोरिथम से वो क्या रहता है, एक तरीके से उसको फॉलो करता है, इतना याद रखना है इसका डायरेक्ट, कि एक तरीके से किस तरीके की अटैक में वो फंस जाता है, तो डेफी हेलमैन एल्गोरिथम जो रहती है उस तरीके की एल्गोरिथम। नेक्स्ट देखो, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी आर, साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, तो क्या करता है, कंप्लायंस भी करता है, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स भी हमको देखने को मिलता है, और डेंजर प्रिवेंशन, ये सारी की सारी चीजें हमको साइबर सिक्योरिटी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ साइबर सिक्योरिटी, तो हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में जो फायरवॉल है उसका काम क्या रहता है, टू इंटरप्रेट एक्सेस टू अ नेटवर्क, फिर ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, प्रिपेयरिंग अ बैकअप ऑफ अ नेटवर्क्स डाटा, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो आपका फायरवॉल रहती है वो एक तरीके से क्या रहती है, मतलब आपकी ब्लॉकिंग वॉल रहती है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या करती है, उस नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करती। ठीक है, तो बी वाला की एक नेटवर्क की जो हम बोल सकते हैं कि जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस रहते हैं उसको नेटवर्क से एंटर नहीं करने देती, एक तरीके से वॉल का काम करती है। ठीक है, which of the following is a type of cyber attack that involves tricking a user into revealing scientific information, तो कोई भी निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला जो एक प्रकार से जिसमें हमारे संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए
छल किया जाता है, उस किस में शामिल किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, इसका आंसर आपको सबको कमेंट सेक्शन में करना है इस वाले का। और लगभग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने जो भी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन थे उनको यहाँ पे डिस्कस किया। और ज़्यादातर हम लोग फैक्चुअल की बात करें तो क्या वायरस होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं, फिर हमने ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में देखा, रैंसमवेयर के बारे में देखा, तो इनकी टेक्निकल चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, और मेन चीज़ वही है, आपका जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं साइबर से रिलेटेड, कोई भी वायरस आपको अगर देखने को मिले तो वो आपके सिलेबस में या आपके नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, तो कल हम इसी बोल सकते हैं कि इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है ई गवर्नेंस, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आना, वो भी करंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, थैंक यू फिर।